हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में देखा हुआ था। हमने इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स के बारे में देखा कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंडिया को किस कैटेगरी में, खासकर मिडिल इनकम डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया जाता है। तो इस तरीके के बेसिक्स जो है हमने पिछले चैप्टर में जाने हुए थे। आज के इस चैप्टर में हम इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे और खासकर किस तरीके से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी गई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1950s। और खासकर हम पीसी महलनोबी साहब को, ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे और इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमी को। हम प्लानिंग के बारे में और 5 ईयर्स प्लान जो कि पंचवर्षीय योजना होते हैं उनके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल है वो लिटरली इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड है। ये जो थे इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी फाउंड आउट किया है, यानी कि वो फाउंडर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। आज जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन वर्क जो इंडिया में होता है वो इसी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में होता है। तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के साथ पीसी महलनोबी साहब हैं। तो इन्हीं के मॉडल पर, इन्हीं के एक दिए हुए बेंचमार्क्स पर जो है इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपना जो कारवां है वो शुरू किया हुआ था। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत क्या हुई, किस तरीके से हुई और एज ऑफ नाउ इसका स्टेटस क्या है। आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी है जहां पर मोर देन 50% ऑफ द लेबर इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लेकिन 50% लेबर एम्प्लॉय करने के बाद भी समवेयर अराउंड 17% ही है जो जीडीपी को एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इतना रिटर्न हमें नहीं मिलता। आज जितने भी वेस्टर्न नेशंस, खासकर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए, यूके, हम जितने भी नाम लें, पूरा यूरोप आप नाम लें, तो वो सभी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। उनके पास हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हायर पर कैपिटा इनकम है, अच्छे खासे हेल्थ लेवल्स हैं, एजुकेशनल लेवल्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह सब अच्छा है। किस लिए? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा था। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो वो सेक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देता है। हालांकि हमने ये भी देखा कि इंडिया में 30% जो लेबर है वो सर्विस सेक्टर में है, लेकिन सर्विस सेक्टर अभी इमर्जिंग सेक्टर है। ऐसा नहीं कि रातों रात ये कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके का चेंज करेगा कि इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाएगा। तो एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है जो इंडिया को इस पॉवर्टी से निकाल सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द इंडस्ट्रियलाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी क्रूशियल फॉर एन इकोनॉमी टू डेवलप. Industrialization is the period of social and economic change that transforms a human group from an agrarian society into an industrial society. आप एग्रीकल्चर को छोड़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइड आप जाते हैं, आप हाई लेवल पर प्रोडक्शन जो है आप करते हैं, डिमांड सप्लाई भी हाई होता है उस रीजन में जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और उसी पीरियड को जो है, यानी कि फ्रॉम वेयर यू मूव फ्रॉम बीइंग एन एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, दैट वेरी पीरियड इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। खासकर वेस्ट ने, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह ने इसे 18th और 19th सेंचुरी में ही टेस्ट किया हुआ है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इन्होंने ऑलरेडी 19th सेंचुरी में ज़्यादातर इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने फेस किया हुआ है। लेकिन इंडिया जैसा एक न्यू कंट्री जो कि 1940s में ही फ्री हुआ है, वो एज ऑफ नाउ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में ही है। This involves an extensive reorganization of an economy for purpose of manufacturing. बहुत ही मुश्किल है लोगों को एक पूरे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बदलना, तो बहुत ही एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजिंग चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही जरूरी है। इन ब्रीफ, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और अ रीजन ऑन अ वाइड स्केल। इंडस्ट्रीज में बढ़ना, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आना, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का बड़ी मात्राओं में उन फैक्ट्री आउटलेट से, उन कंपनीज वगैरह से आना, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वाई इंडिया चोज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट 1950s। आप सभी को पता होगा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि 1991 तक भी इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इवन रेफ्रिजरेटर्स भी भारतीय सरकार प्रोड्यूस करती थी। BSNL, MTNL भी जो था वो भारत सरकार की ही मोनोपोली थी। तो आउटसाइड टफनेस या फिर आउटसाइड कंपटीशन को हम अंदर आने नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे इंडिया में, बिल्कुल प्राइवेट प्लेयर्स थे। टाटा कंपनी आप ले लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसी टाइम फ्रेम में आई हुई थी। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड
वर्ल्ड से, जो आउटसाइड कंपटीशन से जो था वो हम इम्यून थे। इट इज ओनली इन 1991 व्हेन वी ओपनड अप आवर इकोनॉमी। तो 1991 तक भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू गवर्नमेंट के ही खानों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी गई थी कि आप ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाएं। तो इसी के तहत भारत सरकार ने ऐसे कई इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है एस्टैब्लिश किया हुआ है। आज हम जितने भी बड़े बड़े BHEL हो या फिर ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो या फिर इस तरीके के और भी इंपॉर्टेंट जो हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखते हैं वो सभी कहीं ना कहीं 1950s में ही एस्टैब्लिश किए गए थे। तो इंडिया ने किस लिए जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और खासकर PC महलनोबिस साहब जो थे इसके पीछे थे, उन्हीं का मॉडल था कि हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर ध्यान दिया था, हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान से जो है हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को चूज किया हुआ है। तो इसके रीजंस क्या थे? टू फुलफिल इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई भी चीज़ ही नहीं थी, बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पर एडिक्वेट एजुकेशनल लेवल्स नहीं थे, रोड्स फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था। 1947 में जब ब्रिटिश गए इंडिया से तो इंडिया वॉज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पोरेस्ट कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स जो है उसे फुलफिल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इसे फुलफिल कौन कर सकता है? वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी इतना आपको रिटर्न नहीं देती। फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड्स, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर जब स्ट्रेंथन होगा तो प्रोडक्शन भी हाई होगा। एग्रीकल्चरल यूनिट्स में आप छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो वो प्रोडक्शन सिर्फ अपने 1 या 2 एकड़ से जो जितना भी कर सकते हैं, आप वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, कंपनी या फिर फैक्ट्री आउटलेट से 10 गुना या फिर इससे 100 गुना ज़्यादा भी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल नीड्स भी बहुत ज़्यादा थे इंडिया के। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमने जैसे कि देखा कि 50% लेबर जो है इंडिया में एग्रीकल्चर में है, लेकिन GDP सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सबसे मुख्य एम था। प्रॉफिट मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? क्योंकि सरकार खुद जो है PSUs को एस्टैब्लिश कर रही है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर तो नहीं है जहाँ पर हद से ज़्यादा कंपटीशन होगा, मोनोपोलीज क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार जो कुछ भी कमाती है वो लोगों पर ही खर्च करती है, तो जाहिर सी बात है कि सोशल सेक्टर का ही इससे डेवलपमेंट होगा। बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर, अभी प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा इंडिया में नहीं था, तो डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को खोलकर एक कैपिटलिस्ट स्टेट बनाने से बेहतर था, क्योंकि हम ज़्यादातर सोशलिस्ट स्टेट की तरफ इंक्लाइंड थे, वी वर इंस्पायर्ड बाय दोस्त। और जाहिर सी बात थी कि प्राइवेट का बेस बनाना भी बहुत अच्छा था कि एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक रेगुलेटेड मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी जो है इंडिया में आने का मौका दें। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया चोज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेहरू महलनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल जैसा कि पहली पिक्चर आपने देखी, पंडित जी और महलनोबिस साहब बैठे हुए थे, तो इन दोनों का ही ये ब्रेन चाइल्ड है कि आज जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं, जो हेवी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, चाहे वो मिनी रत्ना हो, नवरत्ना हो, महारत्ना कंपनीज हो, कहीं ना कहीं दे ट्रेस देयर जेनेसिस और ओरिजिन टू दिस नेहरू महलनोबिस मॉडल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। Indian economy at the time of independence was characterized by dependence on export of primary commodities. हम इवन एग्रीकल्चरल, हालांकि अग्रेरियन सोसाइटी था इंडिया, लेकिन कई फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज से। नेग्लिजिबल इंडिया इंडस्ट्रियल बेस, इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वेल्थ था इंडिया का वो यूके ने, ब्रिटिश ने ड्रेन किया हुआ था, तो हमारे लिए कोई भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नहीं थे, फैक्ट्री आउटलेट्स या फिर कंपनी आउटलेट्स नहीं थे। अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, अभी भी अनप्रोडक्टिव ही है कल्चर एग्रीकल्चर। 50% पॉपुलेशन जो है वहाँ पर लेबर फोर्स वहाँ पर एम्प्लॉयड है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17%। ये तो भाई बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। तो इस तरीके के कई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो इंडिया फेस कर रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम। थस द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज प्लानिंग स्ट्रेटजी केम विद द सेकेंड 5 ईयर प्लान, दैट इज 1956 to 61। आप सभी को पता है कि इंडिया 2015 तक भी पंचवर्षीय योजना, यानी कि हर 5 साल के लिए हम एक प्लान अनाउंस करते थे। हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लान्स क्या थे और किस तरीके के 12 जो थे अलग अलग मेजर प्लान्स हमने उन्हें एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो कि 1956 से 61 तक जो है हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था, तो इस प्लान में जो था जाहिर सी बात है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है हमने चूज़ किया हुआ था।
If industrialization is to be rapid enough, the country must aim at developing basic industries and industries which make machines to make the machines needed for further development. ये गोल था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड होना चाहिए, इतना रैपिड कि कंट्री जो है बेसिक इंडस्ट्रीज यानी कि बेसिक रॉ मटेरियल्स को जो प्रोवाइड करे ताकि फिर से उस प्रोडक्ट्स को हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि यही इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे मशीन्स बना सकें ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट का एक मशीन बन सके। यानी कि ओवरऑल जो है इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा पुश और फ्लिप देने के लिए ही इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडल को चूज किया गया था। The Mahalanobis model of growth is based on predominance of basic goods. Basic goods क्या हैं? Capital goods और investment goods और goods that are used to make further goods. यानी कि फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं, रॉ मटेरियल्स भी जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्दर और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हम इन्हें कहते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स, बड़े बड़े मिशनरीज वगैरह जो कि बनाए जाते हैं लेकिन फर्दर फिर से किसी न किसी फैक्ट्री आउटलेट में इन्हीं मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि और भी आगे प्रोडक्शन की जाए। तो इस तरीके के बेसिक गुड्स को जो है ज़्यादातर प्रीडोमिनेंस दी गई थी। द गुड्स दैट मेकअप इंडस्ट्रियल मार्केट्स लाइक मशीन्स, टूल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन में ही ज़्यादातर ध्यान दिया गया था। It is based on premise that it would attract all-round investment and result in higher rate of growth of output. जाहिर सी बात है कि आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, सरकार वहां पर मार्केट को रेगुलेट कर रही है, मार्केट में डिसाइड कर रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स यानी कि फर्दर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मशीन्स या फिर टूल्स बनाएगी, फैक्ट्री के टूल्स, जो कि फर्दर आपको चाहिए कि आप उन्हें लेकर फिर से उनका इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट को बना सकें। तो जाहिर सी बात है कि और भी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगा सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकता है, प्राइवेट जो कोऑपरेशन है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकता है, वो सभी इसी टाइम फ्रेम में जो है हमें देखने को मिलेगा। This will develop small scale and ancillary industry to boost employment generation, poverty alleviation, exports etc. इन सभी के लिए जो है एक बूस्ट मिलेगा, हम एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, हमारे पॉवर्टी को भी खत्म किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इन सभी को जो है ध्यान में नजर रखते हुए इस रैपिड डेवलपमेंट का मॉडल चूज किया गया था। The emphasis was on expanding the productive ability of the system through forging strong industrial linkages as rapidly as possible. तो बहुत ही एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बनाना जो था इनका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान भी था और सबसे इंपॉर्टेंट गोल भी था। अदर एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल, तो इस मॉडल के चंद अदर और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। आप जो है जो फूड, जैसा कि मैंने भी कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इवन फूड ग्रेन्स भी जो है हम ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे थे, तो उन इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें, यानी कि आपको सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इंपोर्ट ना करें, इंडिया में ही इतना डेवलपमेंट लाए कि आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इंडीड आप जो है दूसरे कंट्रीज को वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट गोल था इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन, यही वन ऑफ द रीजन है जिसे हम लाइसेंस कोटा आज परमिट भी कहते हैं। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। 1991 तक इंडियन इकोनॉमी एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमी थी, बाहर के फॉरेन जो कंपटीशन को जो है इंडिया में, इंडियन मार्केट में आने नहीं दिया गया वांटेडली, क्योंकि इंडिया में चाहिए था कि हम एक इंडस्ट्रियल बेस बनाएं अच्छा खासा, और वहाँ पर जो कि हम एक सोशलिस्ट लीनिंग कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि लिटरली इकोनॉमी को ओपन करना और कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्लेयर्स को, कॉर्पोरेट प्लेयर्स को आकर कम्पीट करने देना पॉवर्टी को और बढ़ा सकता था, एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा सकता था। To enable Indian companies to develop domestically produced alternatives for imported goods, again import substitution ही है। डोमेस्टिकली आप इतना एनरिच कीजिएगा अपनी कंट्री को, इंडियन कंपनीज को, कि भाई आपको उस प्रोडक्ट को फिर से इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल, ऑफकोर्स जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मनी इनफ्लो भी होगा, तो उसी मनी इनफ्लो के द्वारा जो है आप कैपिटल भी रख सकते हैं और फॉरेन कैपिटल पर जो है ज़्यादातर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सीजेबल पब्लिक सेक्टर एक्टिव इन वाइटल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि मैंने कहा कि इवन रेफ्रिजरेटर्स भी इंडिया, भारत सरकार प्रोड्यूस कर रही थी, इवन वॉचेस वगैरह भी, HMT वॉचेस अगर आपको याद हो तो HMT एक कंपनी हुआ करती थी, तो ज़्यादातर वो भारतीय सरकार की ही थी। तो इस तरीके के कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जो कि आज क्लोज हैं, लेकिन एक वक्त भारत सरकार की मोनोपोली उन पर थी। अब वाइब्रेंट स्मॉल सेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो स्मॉल सेक्टर को भी जो है MSME जिसे आज हम कहते हैं, उस सेक्टर को भी पुश किया जाए ताकि लोकल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सप्लाई बढ़े। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेवलपमेंटल डिसेंट्रलाइजेशन भी इंडिया में हो। दिस वाज द रीजन व्हाई वी चोज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के बारे में, खासकर PC महलनोबिस मॉडल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।